सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितनी भी चीज़ें आपकी क्लियर आउट नहीं है, उसे नोट करिए एंड रिविजन करिए। तो गाइस चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा रेलवे एनटीपीसी का जो सेट चलेगा वो हमारा सेट 72 चलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि आज के रेलवे एनटीपीसी का सेट 72 है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक्सरे मशीन का आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो बताइए, एक्सरे मशीन का आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए आपसे पूछ रहा है कि विलहेल्म रोएंटजन के द्वारा, या ऑप्शन बी थॉमस आल्वा एडिसन के द्वारा, या ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबल के द्वारा, या ऑप्शन डी सोल्स के द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सरे मशीन का आविष्कार जो है ये विलहेल्म रोएंटजन के द्वारा जो किया गया था, ये आपको ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इन्होंने जो है इसका आविष्कार जो है गाइस याद रखिएगा, अगर हम बात करें कि एक्सरे मशीन का जो है गाइस याद रखिएगा कि अगर हम आविष्कार की बात करें कि इसका आविष्कार जो है ये कब किया गया था, ये भी पूछा जाएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि एक्सरे मशीन का जो है आविष्कार कब किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है 1885 में जो है इसका आविष्कार किया गया था। अगर हम बात करें इसका आविष्कार कब किया गया था, तो 1885 में जो है इसका आविष्कार किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा इस आविष्कार के लिए जो है जो आपके जो है विलियम रोएंटन जो है इनको एक्सरे मशीन के लिए जो है याद रखिएगा 1901 में जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है 1901। तो इसे मैं सही से लिख देती हूँ, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 1921 में, यानी कि 1901 में जो है गाइस याद रखिएगा 1901 में जो है गाइस याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें गाइस, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, ठीक है। तो 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार जो है इन्हें मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना। और याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो है, ये आपको ध्यान रखना है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। सॉरी, भारतीय नहीं थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो है ये पहले भौतिकी, ठीक है। भौतिकी में जो है सबसे पहले जो है नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था, तो ये आपको ध्यान रखना है विलियम रोएंटजन को जो है याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार पाने वाले 1901 में नोबेल पुरस्कार इन्हें जो है प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है 1901 में। और याद रखिएगा ये प्राप्त करने वाले जो है पहले भौतिकी जो है, ये आपको ध्यान रखना है वैज्ञानिक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में जो है पहला पुरस्कार जो है ये किन्हें दिया गया था, विलियम रोएंटजेन को जो है भौतिकी के क्षेत्र में पहला पुरस्कार दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते गए आपके जो है थॉमस आल्वा एडिसन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा थॉमस आल्वा एडिसन की अगर हम बात करें गए, तो याद रखिएगा इन्होंने जो है ये किसकी खोज की थी गए, तो ये आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज जो है ये किसने की थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते गए, ये आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज जो है ये किसने की थी गई, तो ये आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज जो है गाइस याद रखिएगा इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज जो है ये किसने की थी, थॉमस आल्वा एडिसन ने की थी एक इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस टाइपराइटर का आविष्कार जो है ये किसने किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है सोर्स ने जो है गाइस याद रखिएगा इसने जो है किसका आविष्कार किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है टाइपराइटर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि टाइपराइटर का जो है गाइस देखिएगा टाइपराइटर का आविष्कार जो है ये किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है टाइपराइटर की खोज जो है गाइस देखिएगा ये आपके जो है सोल्स ने की थी, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें इन्होंने जो है टाइपराइटर की खोज जो है ये कब की थी गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना इन्होंने जो की थी टाइपराइटर की खोज 1867 में, ठीक है। इसका आविष्कार कब किया था गाइस, तो याद रखिएगा 1867 में जो है इसका आविष्कार किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस मैं आपको पहले भी यहाँ पे बताई हूँ कि आपको जो है यहाँ पे जो है आप एक पॉइंट जो है इससे रिलेटेड आपको लिखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको क्या लिखना है कि जो है याद रखिएगा आपको क्या लिखना है गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो है आपको याद रखना है कि भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार जो है ये किनको मिला था, तो ये आपको ध्यान रखना है भौतिकी के क्षेत्र में जो है गाइस याद रखिएगा भौतिकी के क्षेत्र में जो है गाइस याद रखिएगा भौतिकी के क्षेत्र में जो है गाइस याद रखिएगा पहला नोबेल पुरस्कार इन्हें ही मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला नोबेल पुरस्कार मिला है भौतिकी के क्षेत्र में, पहला नोबेल पुरस्कार जो है ये किन्हें मिला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल
पुरस्कार जो है गाइस देखिएगा, पहला नोबेल पुरस्कार जो है ये आपके जो है विल्हेम रॉयंटजन को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुरस्कार जो है ये किसे मिला गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है किसे मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये मिला है आपके जो है विलियम रॉयंटजन को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कन्ना वंश के संस्थापक है। तो आपको बताना है कि कन्ना वंश के संस्थापक जो है ये कौन है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी गोपाल या ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो गाइस बताइए कि कन्ना वंश के संस्थापक कौन है गाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्ना वंश के संस्थापक कौन है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है वासुदेव जो है ये कन्ना वंश के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम कन्नड़ वंश से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे कि कन्नड़ वंश की जो है गाइस देखिएगा इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कन्नड़ वंश की स्थापना जो हुई थी वो 73 ईसा पूर्व हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कन्नड़ वंश की स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कन्नड़ वंश की स्थापना जो है 73 ईसा पूर्व हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कन्नड़ राजवंश का जो है ये शासन काल कब से कब तक था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कन्नड़ राजवंश जो था ये 73 ईसा पूर्व से लेकर जो है देखिएगा 73 ईसा पूर्व से जो है इन्होंने जो है कब तक शासन किया, तो ये आपको ध्यान रखना। 73 ईसा पूर्व से जो है देखिएगा इन्होंने कब तक शासन किया था, 73 से लेकर 28 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है 73 ईसा पूर्व से लेकर जो है देखिएगा 28 ईसा पूर्व तक जो है इसने शासन किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है शासन काल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं जो कि कन्नड़ वंश ही है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करेंगे ये आपको ध्यान रखना कि इसका जो है गाइस देखिएगा अंतिम शासक कौन था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं जितना भी पॉइंट लिखा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अंतिम जो है याद रखिएगा अंतिम शासक जो है ये कौन है, कन्नड़ वंश का अंतिम शासक जो है गाइस याद रखिएगा ये कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कन्नड़ वंश का अंतिम शासक जो है गाइस याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना है सुशर्मा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कन्नड़ वंश का जो है अंतिम शासक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कन्नड़ वंश का अंतिम शासक जो है सुशर्मा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि कन्नड़ वंश के बाद जो है किस वंश का शासन आया, तो याद रखिएगा कन्नड़ वंश के बाद जो है गाइस याद रखिएगा कन्नड़ के बाद जो है कन्नड़ के बाद जो है ये किसका शासन आया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कन्नड़ के बाद जो है ये आपको ध्यान रखना है सातवाहन वंश का शासन आया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कन्नड़ के बाद जो है गाइस याद रखिएगा ये किस वंश का शासन आया था, सातवाहन वंश का शासन आया, ये आपको ध्यान रखना है। कन्नड़ के बाद कौन सा शासन आया, तो ये सातवाहन वंश का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे अब एक एक करके बात करते हैं, जैसे कि ये आपके जो है पुष्यमित्र, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पुष्यमित्र जो है गाइस देखिएगा इन्होंने जो है किस वंश की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो पुष्यमित्र की अगर हम बात करें तो यह देखिएगा ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है पुष्यमित्र जो है गाइस देखिएगा शुंग वंश के जो है गाइस देखिएगा शुंग वंश के जो है गाइस देखिएगा शुंग वंश के जो है संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। शुंग वंश के जो संस्थापक है गाइस देखिएगा ये आपके पुष्यमित्र है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गोपाल, गोपाल की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। पाल वंश के शासक कौन है, संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पाल वंश के जो संस्थापक है गाइस याद रखिएगा पाल वंश के जो है संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पाल वंश के संस्थापक जो है गाइस याद रखिएगा ये कौन है, तो ये आपके जो है कौन है गाइस याद रखिएगा गोपाल है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस आपका जो है श्रीगुप्त, श्रीगुप्त जो है गाइस याद रखिएगा श्रीगुप्त जो है आपको याद रखना किस वंश के हैं, तो याद रखिएगा श्रीगुप्त जो है गाइस याद रखिएगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गुप्त वंश के संस्थापक जो है गाइस देखिएगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन है गाइस, तो ये देखिएगा गुप्त वंश के संस्थापक जो है ये आपके कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है श्रीगुप्त है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि ये जो है 73 से लेकर 28 ईसा पूर्व जो है ये कन्नड़ वंश का शासन था। तो अगर हम बात करें कि अगर हम जो है गाइस आपको ध्यान रखना है कि अगर हम सातवाहन वंश की अगर हम बात करें सातवाहन वंश का जो है ये शासन कब से कब तक था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम सातवाहन वंश की बात करें गाइस तो याद रखिएगा सातवाहन वंश का जो शासन था ये 60 ईसा पूर्व से लेकर 240 ईसा पूर्व, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये कब था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 60 ईसा पूर्व से लेकर जो है गाइस याद रखिएगा 60 ईसा पूर्व से लेकर है 240 ईसा पूर्व तक जो था इसका शासन था, ये आपको ध्यान रखना है। 60 से लेकर 240 ईसा पूर्व तक जो है इसका शासन था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली विदेशी लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि विदेशी लोक नृत्य कला शैली जो है ये किस राज्य की है। तो आपके ऑप्शन ए मध्य प्रदेश की, ऑप्शन बी बिहार की, ऑप्शन सी पंजाब की, ऑप्शन डी मणिपुर की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का जो है लोक नृत्य है विदेशिया जो है ये किस राज्य का है, बिहार का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बिहार के बारे में बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। बिहार का जो है ये आपका कौन-कौन सा लोक नृत्य है जो कि आपको बताना है, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहले अगर हम बिहार की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका जो है जाट-जाटिन जो है ये आपका जो है किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस? तो ये बहुत बार पूछा भी गया है तो ये आपको ध्यान रखना है। जाट-जाटिन जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। जाट-जाटिन जो है ये बिहार का है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस तो आपको याद रखना है झिझिया। झिझिया जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य कला शैली है? तो ये आपको ध्यान रखना है। झिझिया जो है ये बिहार का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार का आपका कौन-कौन सा हो गया गाइस? झिझिया हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है गाइस आपका जो है कौन-सा हो गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है आपका सामा चकवा। सामा चकवा जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य कला शैली हो गई गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है सामा। सामा चकवा जो है ये किस राज्य का हो गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है सामा चकवा जो है ये बिहार का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कीर्तन कीर्तन जो है ये किस राज्य का है? तो ये आपको ध्यान रखना है। कीर्तन जो है ये आपके बिहार का है, ये आपको ध्यान रखना है। कीर्तन जो है ये बिहार का भी है और पश्चिम बंगाल का भी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं गाइस आपके जो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। मटकी मटकी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य कला शैली है? तो मटकी जो है ये मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो आपको ध्यान रखना है जो आपका जो है डागला डागला जो है ये किस राज्य का हो गया लोक नृत्य कला शैली? तो डागला जो है ये भी आपके जो है मध्य प्रदेश का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है डागला हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस मध्य प्रदेश का आपका कौन सा हो गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है डागरा हो गया। इसके बाद है आपका जवारा नृत्य जो है ये किस राज्य का हो गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। जवारा नृत्य जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके जो है ये भी आपके मध्य प्रदेश का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं गाइस आपके पंजाब। पंजाब की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट जो कि गिद्दा। आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया हुआ है कि गिद्दा किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है? तो याद रखिएगा गिद्दा जो है ये पंजाब का है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका डफ डफ जो है ये कहाँ का है? डफ आपका जो है हरियाणा का भी है और पंजाब का भी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो डफ हो गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका धमन धमन जो है ये कहाँ का हो गया इससे आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके पंजाब का हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है भांगड़ा भांगड़ा जो है ये किस राज्य का हो गया इससे आपको ध्यान रखना है। भांगड़ा जो है ये भी आपके पंजाब का हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है? अगर हम बात करेंगे मणिपुर मणिपुर की अगर हम बात करें मणिपुर का कौन-कौन सा नृत्य है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। लाई हरोबा जो है ये किस राज्य का है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। लाई हरोबा जो है गाइस ये देखिएगा ये आपके मणिपुर का है, ये आपको ध्यान रखना है। लाई हरोबा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है लाई हरोबा हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें गाइस तो आपका कौन सा हो गया गाइस? तो आपको ध्यान रखना है आपका जो है पुंग चोलम जो है ये किस राज्य का हो गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है पुंग चोलोम जो है ये किस राज्य का हो गया? तो ये आपको ध्यान रखना है पुंग चोलोम जो है ये आपके बिहार सॉरी मणिपुर का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि मेलघाट बाघ अभयारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी उड़ीसा में या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में है आपका जो है मेलघाट अभयारण्य है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में जो है गाइस देखिएगा ये जो है आपका जो है महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो अगर हम जिले की बात करेंगे तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी जिला भी पूछा जाता है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो याद रखिएगा। महाराष्ट्र के जो है गाइस याद रखिएगा अमरावती जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये महाराष्ट्र के जो है ये कहाँ है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें ये कहाँ है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। उसके बाद अगर हम बात करें इसे जो है बाघ अभयारण्य जो है इसे कब स्टार्ट किया गया था गाइस? तो याद रखिएगा इसे जो है 1973 में टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट टाइगर था इसके अंतर्गत जो है इसे घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप याद रखिएगा 1973 में जो है गाइस रखिएगा इसे कब शुरू किया गया था? 1973 में जो है
प्रोजेक्ट टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है कैसे देखिएगा 1900 से इसमें जो है आपका जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है कैसे देखिएगा इसके तहत जो है इसे शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर में जो है कैसे देखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये आपका कब शुरू किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये आपका जो है 1973 में, तो ये आपको ध्यान रखना। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है ये आपको ध्यान रखना। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है इसका जो है शुरुआत हुआ था, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है कैसे देखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है कैसे देखिएगा इसका जो है स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। जिसमें 9 बाघ अभ्यारण्य थे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर तहत स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है इसका स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अब हम बात करते हैं आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में आपका कौन सा है तो याद रखिएगा सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य जो है ये आपका कहाँ है तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करेंगे ये आपको ध्यान रखना है कि सुंदरवन जो है देखिएगा सुंदरवन जो है सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य जो है ये आपका कहाँ है तो ये आपको ध्यान रखना। सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य जो है ये आपका जो है पश्चिम बंगाल में है, ये आपको ध्यान रखना। सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य जो है कैसा देखिएगा ये कहाँ है तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें आपका राजस्थान। राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना। आपका जो है रणथंभौर या भरतपुर या जो है ये आपका कहाँ है तो ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रणथंभौर की, ठीक है। रणथंभौर जो है यहाँ पे जितना भी बात करेंगे बाघ अभ्यारण्य का, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे रणथंभौर, ठीक है। रणथंभौर जो है कैसे देखिएगा रणथंभौर जो है कैसे देखिएगा ये आपका जो है रणथंभौर रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है तो ये आपको ध्यान रखना है। रणथंभौर जो है ये बाघ अभ्यारण्य जो है कैसे देखिएगा ये आपका जो है आपका राजस्थान में। यहाँ पे मैं बाघ अभ्यारण्य इसीलिए लिख देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर रहे, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बाद में अगर नोट करेंगे तो ये आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है सिमलीपाल। सिमलीपाल जो है जो देखिएगा सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य जो है कि आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं ये आपको ध्यान रखना सिमलीपाल, ठीक है। सिमलीपाल जो है सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है तो ये आपको ध्यान रखना है। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य जो है कैसा दिखेगा ये भी आपका जो है ये कहाँ है तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है तो ये आपको ध्यान रखना है। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य जो है ये आपके उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके लिए इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी संगठन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी संगठन, इसका जो है ये फुल फॉर्म क्या होता है तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो होता है ये क्या होता है तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो होता है वो होता है आपका इंटरनेशनल, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल जो है कैसे देखिएगा इंटरनेशनल इंटरनेशनल एटॉमिक, ठीक है। आपको ध्यान रखना है INIAE, ठीक है। जो कि यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे IAE इंटरनेशनल जो है कैसे देखिएगा इंटरनेशनल जो है आपको ध्यान रखना है एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक याद रखिएगा। और ए से जो है ये आपका क्या हो गया इंटरनेशनल एटॉमिक। ए से आपका जो है एनर्जी हो गया, ए से आपका क्या हो गया एनर्जी हो गया। और जो है ए से आपका क्या हो गया तो ए से आपका जो है एजेंसी हो गया, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। IAEA, ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी संगठन। तो अब हम बात करेंगे इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ है, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी वियना में या ऑप्शन डी रोम में। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वियना में जो है इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गाइज यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क की अगर हम बात करेंगे गाइज तो ये आपको ध्यान रखना है न्यूयॉर्क में जो है ये आपको कौन सा है तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये आपका कहाँ है तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये कहाँ है गाइज तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं गाइज ये आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये कहाँ है गाइज तो ये आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ,
ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय जो है यानी कि यहाँ पे मैं ब्रैकेट में हेड क्वार्टर लिख देती हूँ। ठीक है, हेड क्वार्टर जो है ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लंदन, लंदन में जो है ये किसका मुख्यालय है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लंदन में जो है राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रमंडल खेल का जो मुख्यालय है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय जो है ये कहाँ है, यानी कि हेड क्वार्टर जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम हेड क्वार्टर की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो है ये आपका लंदन में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं गाइस आपका रोम। रोम की अगर बात करें, रोम में जो है ये किसका मुख्यालय है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रोम की अगर बात करें तो खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें रोम में जो है ये किसका हेड क्वार्टर है गाइस, तो ये देखिएगा खाद्य एवं जो है गाइस ये देखिएगा खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें खाद्य एवं कृषि संगठन जो है कैसे देखिएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन का जो है ये हेड क्वार्टर कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके रोम में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। तो बताइए हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये किस वर्ष हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी सन में, या ऑप्शन डी 1576 ईस्वी सन में, या ऑप्शन डी 1192 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये कब हुआ था, 1576 ईस्वी सन में जो है कैसे देखिएगा, यानी कि 1576 में जो है ये आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम हल्दी घाटी के युद्ध की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम हल्दी घाटी के युद्ध की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये जो है कैसे देखिएगा, ये जो है किसके बीच हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ये जो है ये किसके बीच हुआ था, तो महाराणा जो है कैसे देखिएगा, महाराणा जो है कैसे देखिएगा, महाराणा प्रताप, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है किसके बीच हुआ था, इस कलर में चेंज कर देती हूँ, ऐसा ना आप लोगों को लगे कि 261 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे गाइस हल्दी घाटी के युद्ध का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था, तो सबसे पहले ये हुआ था 1576 में हुआ था, जो कि आप सभी को पता है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1576 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट बात करें तो अगला पॉइंट जो है गाइस आपको याद रखना, ये जो है ये किसके बीच हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है गाइस देखिएगा ये महाराणा प्रताप जो है गाइस देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध जो है गाइस देखिएगा ये महाराणा प्रताप और जो है किसके बीच हुआ था गाइस, तो महाराणा प्रताप वर्सेस जो है ये किसके बीच हुआ था, अकबर के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, लेकिन इसमें से जो है जीत किसकी हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, जीत जो है ये अकबर की हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। जीत किसकी हुई थी गाइस, ये अकबर की हुई थी। और युद्ध कब हुआ था, 1576 में। कौन सा युद्ध था, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद अगर हम बात करें 261 ईसा पूर्व की, तो याद रखिएगा कलिंग का युद्ध जो है गाइस देखिएगा, कलिंग का युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो याद रखिएगा कलिंग का युद्ध जो है गाइस देखिएगा, कलिंग का युद्ध जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, कलिंग का युद्ध जो है गाइस देखिएगा ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कलिंग का युद्ध जो है गाइस याद रखिएगा ये किसके बीच हुआ था, तो अगर हम कलिंग के युद्ध की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हुआ था आपके जो है अशोक के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कलिंग का युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, कलिंग का युद्ध जो है अशोक के बीच हुआ था, और जो है ये किसके बीच हुआ था, अशोक के बीच हुआ था गाइस। और याद रखिएगा ये जो है ये किसके हुआ था, ये हुआ था कलिंग के लोगों के द्वारा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये जो है अशोक के बीच हुआ था, और याद रखिएगा ये किसके बीच हुआ था, कलिंग के जो है याद रखिएगा अशोक वर्सेस कलिंग के लोगों के द्वारा हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस आपका जो है 1526, 1526 जो है आप सभी को पता ही होगा। अगर हम बात करें 1526 में जो है ये कौन सा युद्ध हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। 1526 में जो है आपका जो है पानीपत का जो है याद रखिएगा, पानीपत की जो है वैसे देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत, पानीपत का जो है गाइस देखिएगा, पानीपत का जो है प्रथम युद्ध जो है ये कब हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये हुआ था आपका 1526 में। और अगर हम इस युद्ध की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किसके बीच हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हुआ था बाबर के बीच, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके बीच हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना, बाबर के बीच हुआ था।
था और किसके बीच हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, बाबर और किसके बीच हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इब्राहिम लोदी जो था ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से जो है जीत किसकी हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से जीत जो है ये बाबर की हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से जीत जो है ये बाबर की हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1192, ठीक है, तो 1192 की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा 1192 में जो है कौन सा युद्ध लड़ा गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, तराइन। तराइन का जो है गाइस देखिएगा, तराइन का जो है गाइस देखिएगा, तराइन का जो है गाइस देखिएगा दूसरा युद्ध था। ठीक है, 1192 में जो है ये कौन सा युद्ध लड़ा गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, तराइन का दूसरा युद्ध जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, तराइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें तराइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 में हुआ, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो इस युद्ध को जो है याद रखिएगा, इसमें जो है ये किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा ये युद्ध जो हुआ था ये गौरी के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, गौरी और किसके बीच हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ये किसके बीच हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें जीत जो है ये किसकी हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, जीत जो है ये गौरी की हुई थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित जो है, यानी कि जो है जैव मंडल आरक्षित यानी कि आपका जो है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये किसके बारे में बात कर रहा है गाइस, तो जैव मंडल आरक्षित का मतलब क्या होता है गाइस, तो ये आपको ये भी आपको पता होना चाहिए गाइस। तो जैव मंडल आरक्षित का होता है बायोस्फीयर, ये आपको ध्यान रखना है, बायोस्फीयर, ये आपको ध्यान रखना है। जैव मंडल आरक्षित का क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अगर हम जैव मंडल आरक्षित की बात करें गाइस तो ये आपका क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, जैव मंडल आरक्षित की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें भारत का पहला जैव मंडल कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है नंदा देवी, ऑप्शन बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन डी हजारीबाग। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत का पहला आरक्षी जो है याद रखिएगा, जय मंडल आरक्षी जो है ये कौन सा है, नीलगिरी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस नीलगिरी को जो है गाइस देखिएगा, इसे कब जो है गाइस देखिएगा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, तो 1800 जो है गाइस देखिएगा 1886 में। ठीक है, 1886 में से किया गया, ये आपको ध्यान रखना। और नंदा देवी जो है गाइस देखिएगा, ये जो है दूसरा जो है गाइस देखिएगा, अगर हम बात करें नंदा देवी जो है गाइस देखिएगा, अब जो है दूसरा जैव मंडल आरक्षित कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा जैव मंडल आरक्षित जो है गाइस देखिएगा, दूसरा जैव मंडल आरक्षित जो है ये आपको कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना, दूसरा जैव मंडल आरक्षित जो है गाइस देखिएगा, ये आपका नंदा देवी है, ये आपको ध्यान रखना। और नंदा देवी को जो है गाइस देखिएगा, ये जो है आपका कब किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। नंदा देवी को जो है गाइस देखिएगा 1988 में जो गाइस देखिएगा 1900 जो है 88 में जैसे किया गया। यहाँ पे मैंने 1986 लिखा था, लेकिन ये 18 हो गया, ये माफ करिएगा। ये आपको क्या याद रखना 1986 में, और ये 1988 में इसे जो है बायो रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीलगिरी के अंदर जो है गाइस देखिएगा कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी है, और जो है कुछ आपका वन्य जीव अभयारण्य भी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे जो है बॉक्स बना के लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नीलगिरी में जो है गाइस देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा गाइस, नीलगिरी में जो है गाइस देखिएगा, नीलगिरी जैव मंडल में जो है गाइस देखिएगा, नीलगिरी जैव मंडल में जो है ये आपको क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, नीलगिरी जैव मंडल में जो है गाइस देखिएगा कुछ वन्य जीव अभयारण्य है और कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, हम उसी को डिस्कस करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नीलगिरी जैव मंडल। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक एक करके कौन कौन सा है। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये नीलगिरी जैव मंडल के जो है इसमें सम्मिलित है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। सम्मिलित कौन कौन सा है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है साइलेंट वैली। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, साइलेंट वैली जो है देखिएगा, साइलेंट वैली जो है साइलेंट वैली जो है गाइस देखिएगा,
साइलेंट वैली जो है गाइस देखिएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है गाइस देखिएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है गाइस देखिएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये किसमें सम्मिलित है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है ये भी आपके जैव मंडल में है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो है आपको याद रखना है, दूसरा आपका कौन सा हो गया गाइस, तो आपको ध्यान रखना है दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका इसी में सम्मिलित है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपको क्या रखना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बांदीपुर, बांदीपुर जो है गाइस देखिएगा, बांदीपुर जो है गाइस देखिएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इसी में सम्मिलित है, ये आपको ध्यान रखना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसमें सम्मिलित है, नीलगिरी जैव मंडल में सम्मिलित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा अगर हम बात करते गए आपका जो है साइलेंट वैली जो है ये आपका नेशनल पार्क जो है ये आपका कहाँ है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपके केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका केरल में, ये आपको ध्यान रखना। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके कर्नाटक में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये आपके कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपके कर्नाटक में है और वो केरल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो आपको बताना कौन सा स्मारक है जो कर्नाटक में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है बड़ा इमाम बाड़ा, ऑप्शन सी गोल गुम्बद, ऑप्शन सी चार मीनार या ऑप्शन डी कुतुब मीनार। सो गाइस अगर हम बात करते हैं गाइस आपको अगर हम बात करें सबसे पहले बड़ा इमाम बाड़ा, ये आपका कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपके जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करते हैं बड़ा इमाम बाड़ा जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना बड़ा इमामबाड़ा जो है उत्तर प्रदेश के जगह ऐसा देखिएगा, उत्तर प्रदेश के जो है ये लखनऊ में है, ये आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के जो है ये लखनऊ में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर देंगे तो आपको ध्यान रखना है जो कि है आपका चार मीनार, चार मीनार जो है ये आपका कहाँ है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा चार मीनार जो कि हैदराबाद में है, ये आपको ध्यान रखना है। चार मीनार जो है ये आपका कहाँ है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है चार मीनार जो कि आपका हैदराबाद में है। और हैदराबाद जो है ये आपका कहाँ पड़ता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है हैदराबाद जो है ये आपका तेलंगाना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है हैदराबाद जो है ये आपका कहाँ पड़ता है, तेलंगाना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना। और कुतुब मीनार जो है ये आपका जो है कुतुब मीनार जो है आपका नई दिल्ली में पड़ता है, आपको ध्यान रखना। कुतुब मीनार जो है ये आपका कहाँ है guys? तो ये आपको ध्यान रखना दिल्ली में जो है ये आपका कुतुब मीनार है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये दिल्ली लिख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते गए यहाँ पे जो है आपका जो है कर्नाटक में कौन सा है guys? तो याद रखिएगा गोल गुम्बज, ठीक है, गोल गुम्बज जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें कर्नाटक के कहाँ है guys? तो ये आप लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें अगर जिसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, अगर हम कर्नाटक की बात करें guys तो ये आपको ध्यान रखना है गोल गुम्बज जो है ये आपका कहाँ है guys? तो आप सभी को पता है कि गोल गुम्बज जो है ये आपका कर्नाटक में है। अगर हम बात करें कर्नाटक के कहाँ guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कर्नाटक के जाएगा देखिएगा बीजापुर में, ठीक है, आपको ध्यान रख कर्नाटक के कहाँ है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कर्नाटक के बीजापुर में। अब हम बात करते हैं गोल गुम्बज जो है गाइस, याद रखिएगा गोल गुम्बज की अगर हम बात करते हैं एक एक करके, यहाँ पे आपको याद रखना है गोल गुम्बज की, तो याद रखिएगा आदिल शाह का मकबरा है जो गाइस याद रखिएगा गोल गुम्बज, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको कौन सा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है गोल गुम्बज जो है गाइस याद रखिएगा आदिल शाह, ठीक है, आपको ध्यान रखना है गोल गुम्बज जो है ये आपको ध्यान रखना है आदिल शाह का जो है गाइस देखिएगा, आदिल शाह का जो है गाइस देखिएगा मकबरा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोल गुम्बज जो है गाइस देखिएगा आदिल शाह का मकबरा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा इसका जो है आपको याद रखना कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है, ये तो आपको पता है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें गाइस कि इसे जो है किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे जो है यह देखिएगा मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा जो है गाइस देखिएगा इसका जो है निर्माण जो है गोल गुम्बज का जो है गाइस देखिएगा गोल गुम्बज का अगर हम बात करें कि इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है गाइस देखिएगा मोहम्मद आदिल शाह ने जो है गाइस देखिएगा इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोल गुम्बज का निर्माण जो है ये किसने करवाया था, मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गाइस तो ये आपको अगला पॉइंट क्या याद रखना है गाइस, तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला जो है गुम्बद है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्या याद रखना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दुनिया का, ये आपको ध्यान रखना है गाइस कि दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला जो है गाइस देखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा जो है गाइस देखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा जो है गाइस देखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला जो गुम्बज है ये कौन सा है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है दुनिया का सबसे बड़ा
चिनाई वाला, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला जगह जरा देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा जगह जरा देखिएगा चिनाई वाला, चिनाई वाला जो है जरा देखिएगा गुम्बद है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला गुम्बद है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है। तो आपको बताना है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कॉपर, या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो है ये चांदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका कौन सा है, चांदी है। अगर हम चांदी के बाद की बात करें, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चांदी के बाद जो है आपको कौन-कौन सा तत्व आता है ये आपको ध्यान रखना है गाइस, तो याद रखिएगा। चांदी के बाद जो है यहाँ पे जो है आप समझ जाइएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सर्वाधिक विद्युत चालकता वाले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है ये आपको कौन सा आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है ये आपका चांदी आता है, ये आपको पता है सबसे चांदी है। उसके अलावा अगर हम बात करें चांदी के बाद आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चांदी के बाद जो है ये आपका कौन सा आता है, इसके बाद जो है आपको याद रखना है तांबा आता है, ये आपको ध्यान रखना है। चांदी के बाद जो है ये कौन सा आता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चांदी के बाद जो है ये आपका तांबा आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तांबा के बाद जो है ये आपको कौन सा है, तांबा के बाद जो है गाइस ये देखिएगा एल्यूमिनियम है, ये आपको ध्यान रखना है। तांबा के बाद जो है ये आपको कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तांबा के बाद जो है गाइस ये देखिएगा आपका जो है एल्यूमिनियम है, ये आपको ध्यान रखना है। तांबा के बाद जो है ये आपका एल्यूमिनियम है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद जो है ये आपका लोहा है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह के से जो है ये आपका क्रम वाइज है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि इनमें से शरीर का आंतरिक थर्मामीटर कहा जाता है। तो आपको बताना है कि शरीर का आंतरिक थर्मामीटर जो है ये किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेरेब्रम में, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन सी थैलेमस में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शरीर का आंतरिक थर्मामीटर जो कहा जाता है ये हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है ये किसे कहते हैं, तो ब्रेन का जो आपका जो है ऐसे देखिएगा, यहाँ पे जो है मैं लिख दे रही हूँ। ब्रेन का जो है ये वाला पार्ट जो है ऐसे देखिएगा, रुकिए मैं दूसरा कलर कर देती हूँ। यहाँ पे पिक्चर में देखिएगा इस, तो ब्रेन का जो है ऐसे देखिएगा, ब्रेन की अगर हम बात करेंगे इस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका ये वाला पार्ट जो है ऐसे देखिएगा, ये वाला पार्ट जो है ये आपको ध्यान रखना है। ब्रेन का जो ये वाला पार्ट है ये आपका क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाइपोथैलेमस कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ब्रेन का ये वाला पार्ट। तो गाइस देखिएगा इसका काम क्या होता है, शरीर का आंतरिक थर्मामीटर इसे कहा जाता है। तो अब जो है हम इसके बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसके हाइपोथैलेमस का जो है ये क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है हम एक एक करके लिखा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इसका काम क्या होता है। तो अगर हम कार्य की बात करें तो याद रखिएगा यह हमारे जो है गाइस, याद रखिएगा मैं पूरा क्लियर लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को नोट बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका कार्य क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे जो है गाइस रखिएगा, जैसे कि यह हमारे जो है भूख को नियंत्रित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे भूख हो गया, उसके अलावा अगर हम बात करें प्यास हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। भूख हो गया, प्यास हो गया, इसके अलावा हो गया गाइस याद रखिएगा प्रेम हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें डर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसको जो है याद रखिएगा प्रेम डर ये सब आपको याद रखना है। भूख प्यास प्रेम डर को जो है गाइस याद रखिएगा, प्रेम डर को जो है ये क्या करता है, प्रेम डर को जो है ये नियंत्रित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेम डर को जो ये क्या करता है, नियंत्रित करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नियंत्रित करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नियंत्रित करता है। यानी कि जो है हमारे शरीर में जो भी फीलिंग होती है इसको नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस कहता है करता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। और इसलिए जो है गाइस देखिएगा हाइपोथैलेमस को ये क्या कहा जाता है, इसे सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो ये भी लिख लीजिएगा। हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है याद रखिएगा, इसे जो है ये क्या कहा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है सुपर मास्टर जो है गाइस देखिएगा, सुपर मास्टर जो है, सुपर मास्टर जो है गाइस देखिएगा, इसे जो है सुपर मास्टर ग्रंथि यानी कि सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था? तो आपके ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन डी हेक्टर मुनरो ने, या ऑप्शन डी चार्ल्स आयरकुट ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है गाइस देखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बंगाल में द्वैत शासन को जो है लागू किया था। ये आपको ध्यान रखना और याद रखिएगा इसकी शुरुआत जो है अगर हम बात करें कि बंगाल में द्वैत शासन की जो है अगर हम बात करें बंगाल में द्वैत शासन की जो है शुरुआत जो है ये कब हुई थी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें कि बंगाल में जो है द्वैत शासन की शुरुआत जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हुआ था आपका 1765 में, यानी कि 1765 में जो है क्या देखिएगा बंगाल में द्वैत शासन की जो है शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है जो आपके जो है वॉरेन हेस्टिंग जो है गाइस देखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग जो है गाइस देखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि इसने जो है द्वैत शासन को जो है गाइस देखिएगा, द्वैत शासन को जो है यह देखिएगा द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। द्वैत शासन को समाप्त जो किया था गाइस देखिएगा, द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था? द्वैत शासन को समाप्त जो है गाइस देखिएगा वो ये आपके वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना है इसी जगह से देखिएगा 1772 में जो है इस पे पॉइंट को नोट करिएगा। अगर हम बात करें कि जो आपके जो है वॉरेन हेस्टिंग जो है जो देखिएगा इसे जो है जो देखिएगा 1772 में जो है ये आपको ध्यान रखना 1772 में जो है इसे बंगाल का गवर्नर बनाया था, ठीक है। 1772 में जो है इसे बंगाल का जो है जो देखिएगा 1772 में जो है इसे बंगाल का जो है गवर्नर बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना। और उसके बाद जो है इसने क्या किया था ये आपको ध्यान रखना है, बंगाल का गवर्नर बनाया। उसके अलावा जो है जो देखिएगा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि बेंजीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपके ऑप्शन है इसमें 12 सिग्मा एवं 6 पाई बंद होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि इसमें 6 सिग्मा और 6 पाई बंद होते हैं। ऑप्शन बी सी कह रहा है इसमें कि इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं, या ऑप्शन डी इसमें 6 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते गैस तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते गैस ये जो कि हम बात करेंगे बेंजीन के बारे में, ठीक है। तो बेंजीन के बारे में अगर हम बात करते गैस तो आपको ध्यान रखना है बेंजीन का जो है देखिएगा सबसे पहले जो है इसका सूत्र यानी कि इसका फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बेंजीन के फॉर्मूला जो है ये क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है बेंजीन का सूत्र होता है CH, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसका सूत्र होता है CH, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गैस तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें बेंजीन की अगर हम बात करते हैं गैस तो याद रखिएगा इसमें जो है गैस देखिएगा बेंजीन में आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है गैस, तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो है आपको याद रखना है 6, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसमें जो है 6 कार्बन परमाणु होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है क्या होता है गैस 6 कार्बन परमाणु, 6 कार्बन परमाणु और याद रखिएगा 6 कार्बन परमाणु और जो है गैस देखिएगा 6 जो है याद रखिएगा और क्या होते हैं इसमें जो है 6 कार्बन परमाणु और 6 जो है याद रखिएगा 6 जो है गैस देखिएगा क्या होते हैं 6 जो है ये हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 जो है क्या होते हैं इससे आपको ध्यान रखना है 6 जो है ये आपके हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बहमनी राजाओं की राजधानी जो थी, ये आपको बताना है कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो आपके ऑप्शन है रायचूर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी गुलबर्गा, या ऑप्शन डी बेलगाम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहमनी राजाओं की राजधानी जो है ये कहाँ थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। बहमनी राजाओं की राजधानी जो है ये गुलबर्गा थी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बहमनी राजाओं की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो सबसे पहले अगर बात करें कि जो है यहाँ देखिएगा अलाउद्दीन हसन ने जो है कैसे देखिएगा अगर हम बात करें इसकी स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बहमनी की अगर हम बात करें स्थापना की, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं बहमनी की स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहमनी की स्थापना जो हुई थी वो 1300 जो है 47 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना 1347
1857 में जो है गाइस देखिएगा किसने की थी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अलाउद्दीन हसन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसकी जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, अलाउद्दीन अलाउद्दीन हसन जो है गाइस देखिएगा, अलाउद्दीन हसन ने जो है इसकी स्थापना की थी। अलाउद्दीन हसन बहमन ने जो है गाइस देखिएगा, अलाउद्दीन हसन बहमन ने जो है इसकी स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी ने जो है गाइस देखिएगा, अलाउद्दीन हसन बहमन ने ही जो गाइस देखिएगा, इसने जो है अपनी राजधानी जो है गाइस देखिएगा, अगर हम राजधानी की बात करें तो इसने अपनी राजधानी जो है गाइस देखिएगा, राजधानी जो है ये किसको बनाया गया, इससे आपको ध्यान रखना है। इसने अपनी राजधानी जो है ये गुलबर्गा को बनाया है, जो कि आप सभी को ये प्रश्न पूछा ही गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बाद में जो है गाइस गुलबर्गा को बनाया, लेकिन जो है गाइस देखिएगा बाद में इसने अपनी राजधानी जो है गुलबर्गा को बनाया, लेकिन जो है गाइस इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि बाद में जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो है गाइस देखिएगा गुलबर्गा को बनाया, लेकिन बाद में जो है याद रखिएगा बाद में इसका नाम बदल कर जो है गाइस देखिएगा, बाद में इसका नाम बदल कर जो है गाइस देखिएगा, बाद में नाम बदल कर इसका नाम बदल कर जो है ये क्या रख दिया गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, गुलबर्गा का नाम बदल कर जो है ये बाद में जो है इसका नाम क्या रख दिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना, बाद में अहसनाबाद जो है इसका नाम कर दिया गया, बाद में जो है इसका नाम क्या कर दिया, तो ये आपको ध्यान रखना, बाद में जो है इसका नाम जो है अहसनाबाद जो है इसका नाम कर दिया, ये आपको ध्यान रखना, बाद में इसका नाम क्या कर दिया, अहसनाबाद। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, यहाँ देखिएगा बहमनी जो है गाइस देखिएगा, आपको याद रखना है कि बहमनी जो है गाइस देखिएगा 5 प्रांतों में जो है गाइस देखिएगा, बहमनी जो है 5 प्रांतों में जो है इसका विभाजन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। बहमनी जो है 5 प्रांतों में जो है गाइस देखिएगा, इसका नाम जो है 5 प्रांतों में जो है गाइस देखिएगा, बहमनी जो है 5 प्रांतों में जो है विभाजन कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है कितने प्रांतों में, 5 प्रांतों में विभाजन किया है, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें 5 प्रांतों में कौन-कौन से प्रांत में जो है इसका विभाजन कर दिया, तो सबसे पहले आपको याद रखना है 5 प्रांतों में विभाजन किया, जिसमें से सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले आपका कौन-सा हो गया, सबसे पहले हो गया 5 प्रांतों में, जिसमें सबसे पहले हो गया आपका गुलबर्गा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये आपका कौन-सा हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला जो हो गया ये आपका गुलबर्गा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा जो है ये कौन से प्रांत में कर दिया, तो दूसरा जो है गुलबर्गा होगा, दूसरा जो है दौलताबाद हो गया, दूसरा जो है ये कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है दौलताबाद जो है, दूसरा जो है ये कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये दौलताबाद था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा जो है ये आपका कौन सा था, तीसरा जो था ये आपका बराड़ था, ठीक है। तीसरा जो था ये आपका कौन सा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो था ये आपका बराड़ था। उसके बाद जो है चौथा जो है ये आपका कौन सा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो था ये आपका कौन सा था, चौथा जो था ये आपको ध्यान रखना है, बीदर था, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है ये आपका कौन सा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो था ये आपका बीदर था, और पांचवा जो था ये आपका कौन सा था, तो गाइस देखिएगा पांचवा जो था ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन था, अहमदनगर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पांचवा जो था ये आपका कौन सा गाइस था, तो ये देखिएगा पांचवा जो था ये आपका अहमदनगर था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आपको बताना है कपास के रेशे जो है ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आपके ऑप्शन है तने से निकाले गए तंतु से, ऑप्शन बी बीजों के अधिचर्मी रोम से, ऑप्शन सी फलों के अधिचर्मी रोम से, या ऑप्शन डी जड़ों से निकाले गए तंतु से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बीजों के अधिचर्मी रोम से जो है गाइस देखिएगा ये जो है कपास के रेशे जो है प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं पे जो है आपको बीजा बीजा रवन भी लिखेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है बीजा रवन यानी कि बी से जो है यह देखिएगा कपास के रेशे जो है यहीं से प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ये जो है आपका कपास है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपको बताना है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है ये आपकी कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है नाथुला सुरंग, ऑप्शन बी पीर पंजाल सुरंग, ऑप्शन सी कुरबल सुरंग, या ऑप्शन डी करपुली सुरंग। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पीर पंजाल सुरंग जो है ये भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सी सुरंग है, भारत की सबसे लंबी जो है रेलवे सुरंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम जो है रेलवे सुरंग जो है सबसे लंबी है तो सबसे इम्पोर्टेंट इससे पूछा जाएगा, जो कि आपके पूछा जाएगा इसकी लंबाई, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो है हर सुरंग की हम लंबाई के बारे में बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है।
तो अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई जो है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका लंबाई जो है वो 11 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। पीर पंजाल का लंबाई जो है ये कितना है, 11 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें नाथुला सुरंग की जो है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 4-5 किलोमीटर जो है गाइस, देखिएगा 4-5 किलोमीटर जो है ये नाथुला सुरंग की लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कुरबुर सुरंग, ये आपको ध्यान रखना है। कुरबुर सुरंग की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका 6.5 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। कुरबुर सुरंग जो है जैसे देखिएगा आपका 6.5 किलोमीटर लंबा है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कर्पुली सुरंग की अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका 3.2 किलोमीटर लंबा है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्पुली सुरंग जो है जैसे देखिएगा ये आपका 3.2 किलोमीटर लंबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे मैंने ABCD नहीं लिखा है गाइस, ये मैं हम लोग जो है खुद से बनाएंगे। तो हम इसे सिर्फ आपको जो है समझाने के लिए, वरना नीचे आपको ABCD करके दिया रहता है। तो ये जो है मैं नहीं लिखी हूँ, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको मिलाएंगे। तो सूची 1 में जो है आपको एक तरफ जो है शासक दिया हुआ है, दूसरी तरफ इसमें किसके समय कौन सी घटना जो है ये उसके समय आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बलवन की बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है। बलवन जो है इधर देखिएगा नौरोज उत्सव जो है ये किसने शुरू किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। बलवन जो है इधर देखिएगा नौरोज उत्सव शुरू किया था। तो यहाँ देखिएगा ए का जो है ये क्या हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ए का जो है इधर देखिएगा ए का जो है ये आपका क्या हो गया 3 हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, तो आपको याद रखना है फिरोज तुगलक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा नहरों सबसे ज्यादा नहर निर्माण करने वाला कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा नहर निर्माण करने वाला जो है फिरोज तुगलक है। तो आपका जो है गाइस याद रखिएगा बी का कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बी का जो है आपका 1 हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। बी का आपका क्या हो गया 1 हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका जहांगीर, जहांगीर के समय जो है गाइस ये देखिएगा ये आपको ध्यान रखना सर थॉमस रो आया था। सर थॉमस रो जो है ब्रिटिश जो आया था जहांगीर के समय। तो आपका जो है सी का कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सी का जो है आपका 4 हो गया, ये आपको ध्यान रखना। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है दीवाने रियासत का निर्माण जो है ये किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आपको ध्यान रखना है। डी का जो है गाइस देखिएगा 4 हो गया, डी का जो है सॉरी डी का जो है ये आपका 2 हो गया, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये आपका कैसे बनेगा 3 1, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद जो है 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से बनता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यूनेस्को के द्वारा किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान बताना है। तो यूनेस्को के द्वारा जो है गाइस देखिएगा संगीत का शहर जो है ये किसे घोषित किया गया। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है दिल्ली को, ऑप्शन बी वाराणसी को, ऑप्शन सी जयपुर को, या ऑप्शन डी मुंबई को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यूनेस्को के द्वारा जो है संगीत का शहर जो है याद रखिएगा किसे घोषित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये घोषित किया गया वाराणसी को। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि 2015 में जो सॉरी 2000 जो है जो देखिएगा 2015 में जो है जो देखिएगा 2015 में जो है जो देखिएगा यूनेस्को के द्वारा जो है जो देखिएगा 2015 में जो है जो देखिएगा यूनेस्को के द्वारा जो है यूनेस्को के द्वारा जो है जो देखिएगा 2015 में यूनेस्को द्वारा जो है संगीत का शहर जो है ये किसे घोषित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2015 में यूनेस्को के द्वारा जो है देखिएगा संगीत का शहर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 2015 में यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर जो है ये किसे घोषित किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किया गया तो ये जो है वाराणसी को, ठीक है, संगीत का शहर जो है घोषित किया गया। ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। और इसे कब घोषित किया गया 2015 में, ये आप याद रखिएगा 2015, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसे कब घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है। तो आपको बताना है गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है ये कौन से राज्य में अवस्थित है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो गाइस याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं गाइस आपके जो है गुरु शिखर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा अरावली की सर्वोच्च चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु शिखर जो है गाइस याद रखिएगा जो कि आपके राजस्थान में। और याद रखिएगा अरावली, ठीक है, अरावली की जो है गाइस याद रखिएगा अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है।
अरावली की जो है गाइस देखिएगा, अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है ये कौन सी है? तो ये आपको ध्यान रखना है, अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है गाइस देखिएगा ये आपकी गुरु शिखर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ देखिएगा गुरु शिखर की अगर हम जो है गाइस देखिएगा लंबाई के बारे में बात करें कि इसकी जो है गाइस देखिएगा गुरु शिखर चोटी की जो है गाइस देखिएगा लंबाई जो है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो लंबाई है गाइस देखिएगा कितनी है, तो 1700 जो है गाइस देखिएगा 22 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कितनी है गाइस, 1722 मीटर जो है याद रखिएगा गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है, सॉरी ऊंचाई है गाइस, लंबाई नहीं, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लंबाई नहीं, ये तो चोटी है ना, तो गाइस इसकी ऊंचाई की बात हम करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी जो है गाइस देखिएगा ऊंचाई कितनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई जो है ये आपका 1722 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो बताइए सर्वाधिक संख्या में पाए कौन जाते हैं। तो ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी कवक या ऑप्शन डी कीट। सो गाइस कहीं पे भी अगर आप बैक्टीरिया देखेंगे तो आपको एक साथ जो है ये बहुत सारा बैक्टीरिया देखेगा, आपको एक साथ जो है आपको देखने को मिलेगा, एकदम जब छोटा सा एरिया में भी देखेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, ठीक है, यानी कि जीवाणु। तो सर्वाधिक संख्या में कौन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवाणु जो है ये सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि जो है विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग जो है ये किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। तो विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग जो है ये किस नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन ए कदाचार, ऑप्शन बी वेशवेग, ऑप्शन सी अठवन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग जो है ये कदाचार से जाना जाता था, याद रखिएगा। और जो है सैनिक विभाग का जो है, अगर हम बात करें सैनिक विभाग का जो है ये अध्यक्ष जो है, अगर हम बात करें सैनिक विभाग का जो है अध्यक्ष की अगर हम बात करें, अध्यक्ष कौन होता था गाइस, तो याद रखिएगा इसका जो अध्यक्ष होता था, सैनिक विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सैनिक विभाग का अध्यक्ष जो होता था ये सेनापति होता था, ये आपको ध्यान रखना है। सैनिक विभाग का अध्यक्ष कौन होता था, तो ये आपको ध्यान रखना है, सेनापति होता था। तो गाइस आपका जो है रेलवे एनटीपीसी का जो सेट आपका 72 था, ये आपका यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज गाइस ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है, थोड़ा सा भी, तो प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।